Hey guys, welcome back to Quanta, and guys, myself Viru sir, founder and director Quanta Institute Jaipur, and this is lecture number 4 on scattering theory in quantum mechanics. और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्न सीरीज एंड द फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन। बट उस पर मूव करने से पहले एक बार प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या हो चुका उसको उठा के रखना पड़ेगा, उस पर डिस्कशन करेंगे, तभी हमको ये अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि मैंने बोर्न सीरीज एंड फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन पीछे वाले लेक्चर में बता दिया था, बट ये एक स्पेशल लेक्चर है बोर्न अप्रोक्सीमेशन पर, तो यहाँ पर मैं उन चीज़ों को एक बार वापस से डिस्क्राइब करूँगा ताकि एक फ्लो में वापस से जो आगे की चीज़ें हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, और ये एक अकेला लेक्चर भी आपके लिए सफिशिएंट है अगर आप CSIR नेट JRF का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पीछे के 2 लेक्चर है वो सपोर्टिंग लेक्चर है। अगर आपको चीज़ों को बहुत क्रिस्टल क्लियर चाहिए, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर चाहिए, तो आपको पीछे के लेक्चर भी देखने चाहिए, अदरवाइज दिस वन इज सफिशिएंट। चलो मूव करते हैं और पीछे के लेक्चर में क्या हुआ उसको एक बार रिकैप करते हैं। तो टॉपिक तो है बोर्न सीरीज, बोर्न सीरीज, बोर्न सीरीज। ठीक है, एंड फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन। और उससे पहले रिकैप करते हैं, रिकैप ऑफ थर्ड लेक्चर, रिकैप। तो क्या क्या हो चुका था वहां पर। देखो, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी वो था कि श्रोडिंजर इक्वेशन को सोल्व करने के बाद में वेव फंक्शन क्या आया है, और श्रोडिंजर इक्वेशन को सोल्व करने के बाद में जो वेव फंक्शन आया था वो था फाई इंसिडेंट आर माइनस म्यू ओवर 2 पाई एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन ई टू पावर आयोटा के आर माइनस आर प्राइम वैक्टर डिवाइड बाई आर माइनस आर प्राइम वी ऑफ आर प्राइम वैक्टर साई ऑफ आर प्राइम वैक्टर एंड डी क्यूब आर प्राइम। इस श्रोडिंजर इक्वेशन को सोल्व करने के बाद में वेव फंक्शन ऑब्टेन हुआ था। ठीक है, और यहाँ से इसको, इसी वेव फंक्शन को असिम्प्टोटिक लिमिट में रख के हमने स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फाइंड आउट किया था, उसको भी लिख लेते हैं। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड क्या आया था आपका, एफ ऑफ थीटा फाई बोलते हो आप उसको, और वो आया था माइनस म्यू ओवर 2 पाई एच कट स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर था ई की पावर आयोटा के डॉट आर प्राइम एंड वी ऑफ आर प्राइम वैक्टर साई ऑफ आर प्राइम वैक्टर डी क्यूब आर प्राइम। ये आपका स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड आया था। पिछले लेक्चर में 2 चीज़ हुई है मैन। उसके बाद में अब आते हैं टॉपिक पे, बोर्न सीरीज पे। ठीक है, बोर्न सीरीज देखो, आप एक चीज़ नोटिस करो कि ये आपने वेव फंक्शन ऑब्टेन किया श्रोडिंजर इक्वेशन को सोल्व करके। ठीक है, बट इस वेव फंक्शन में वेव फंक्शन खुद ही है, वहाँ पर भी साई ऑफ आर ही है। इसका मतलब आपने ऑब्टेन किया ही नहीं, मतलब अच्छे से ऑब्टेन नहीं किया। एक क्रिस्टल क्लियर जो एक रिप्लाई होता है ना आपका श्रोडिंजर इक्वेशन का, जो एक सॉल्यूशन होता है, वो नहीं आया आप पर वेव फंक्शन में ही वेव फंक्शन है। सही बात है। तो इसका मतलब मैं लिखता हूं कि यू मे नोटिस दैट द वेव फंक्शन, और ये कौन सा वेव फंक्शन है, ये जो ऑब्टेन हुआ है आफ्टर स्कैटरिंग, द वेव फंक्शन आफ्टर स्कैटरिंग obtained by solving Schrodinger equation itself contains the wave function, खुद ही वेव फंक्शन को कंटेन कर रहा है। एंड इन दीज केसेस, इस टाइप के केसेस में जो वेव फंक्शन है वो इटरेटिव मेथड से फाइंड आउट होता है, जैसा कि हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में करते हैं। एंड सो टू फाइंड वेव फंक्शन
to find wave function we have to use iterative methods. अब iterative methods क्या होते हैं कि इसको सबसे पहले कुछ अज्यूम करो, उसके बाद इसको फाइंड आउट करो, जो भी आएगा, जो फाइंड आउट होने के बाद जो आएगा उसको वापस से यहाँ पर रखो, फिर ये कुछ आएगा, फिर उसको वापस से रखो, फिर ये कुछ आएगा, इस टाइप से एक सीरीज बनेगी एंड दैट सीरीज इज बॉर्न सीरीज। क्लियर है? एंड और उसमें जीरोथ ऑर्डर मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर जीरोथ ऑर्डर जो सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा, जो वेव फंक्शन ऑब्टेन होगा वो क्या होगा आप वो भी देखो। जीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन, जीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन इनकी साई जीरो एक्स सॉरी आर, साई जीरो आर क्या होगा, तो ये आता है आपका इट इज ऑब्टेन्ड बाय assuming psi of r within इंटीग्रल साइन, ऐसे ले लेता हूँ। इंटीग्रल साइन के अंदर जो psi of r है उसको क्या मानना पड़ेगा, विदिन psi of r विदिन इंटीग्रल साइन एज जीरो, उसको जीरो लेते हैं अपन, ठीक है। जीरोथ ऑर्डर के लिए अज्यूम करते हैं फर्स्ट जीरो करते हैं, इसको जीरो लोगे तो ये पूरा चीज जीरो हो जाएगी और जो आएगा साई जीरो आर वो क्या आना है, ऑब्वियसली इंसिडेंट के बराबर साई इंसिडेंट आर, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन जो कि साई फर्स्ट आर से डिनोट होगा, उसको कैसे करेंगे, जो ऑब्टेन हुआ है साई जीरो उसको यहां रख देंगे, सही बात है। तो क्या हो जाएगा, साई फर्स्ट आर इक्वल टू हो जाएगा फाई इंसिडेंट आर माइनस म्यू ओवर 2 पाई एच कट स्क्वायर इंटीग्रल, ये जो भी स्टेप है आप रख लेना वी आर तक, और यहाँ पर साई जीरो आर आ जाएगा, आर प्राइम हो जाएगा क्योंकि आर प्राइम है वहाँ पर, इसकी जगह साई जीरो आर आ गया, ठीक है। और साई जीरो आर क्या है, इंसिडेंट वेव फंक्शन, तो इसकी जगह एक्चुअल में क्या आ गया, साई इंसिडेंट, सही है नहीं है। तो दिस थिंग इज बोर्न फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। दिस थिंग इज फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन, क्या चीज कि जो स्कैटर्ड वेव फंक्शन था उसको इंसिडेंट वेव फंक्शन ही मानना इज फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन। लिख के चलता हूं क्या है दिस थिंग, मतलब व्हाट, अप्रोक्सीमेटिंग, हालांकि इसको यार बाद में लिखेंगे, पूरा एक टॉपिक डाल के अच्छे से लिखेंगे। क्या लिखेंगे उसमें, अप्रोक्सीमेटिंग द स्कैटर्ड वेव फंक्शन एज इंसिडेंट वेव फंक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन, सही है। एंड दिस इटरेटिव सीरीज, अगर आपको अब सेकंड ऑर्डर निकालना है तो क्या करोगे, सेकंड ऑर्डर, तो अब साई फर्स्ट साई सेकंड और ये सब चीज़ एज इट इज, और जो इंटीग्रल साइन के जो अंदर है यहाँ पर साई फर्स्ट यूज होगा, ठीक है। अगर आपने थर्ड लेक्चर देखे ना तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाएंगे। तो दिस इटरेटिव सीरीज इज बॉर्न सीरीज, दिस इटरेटिव सीरीज इज बॉर्न सीरीज। तो बॉर्न सीरीज क्लियर हो गया और फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन भी पता लग गया कि क्या है। जो स्कैटर्ड वेव फंक्शन है उसको साई इंसिडेंट अप्रोक्सीमेट करना ही फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन है। अब टॉपिक डाल के चलते हैं और फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन।
इसको मैं मिटा नहीं रहा क्योंकि मेरे को चाहिएगा ये, है ना। फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाईलाइटेड, यहाँ से क्वेश्चन आता है CSIR नेट में, ठीक है। तो क्या हुआ, अप्रोक्सीमेटिंग द स्कैटर्ड वेव फंक्शन, अप्रोक्सीमेटिंग द स्कैटर्ड वेव फंक्शन, या फिर ऐसे बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटिंग द वेव फंक्शन आफ्टर स्कैटरिंग एज इंसिडेंट वेव फंक्शन, या ऐसे लिख दो द स्कैटर्ड वेव फंक्शन, ऐसे करते रुको, अप्रोक्सीमेटिंग द वेव फंक्शन आफ्टर स्कैटरिंग एज इंसिडेंट वेव फंक्शन is first order Born approximation, is first order Born approximation। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। और मैथमेटिकली अगर आप लिखना चाहो तो साई ऑफ आर को साई इंसिडेंट आर मानना बोर्न अप्रोक्सीमेशन है स्कैटर्ड वेव फंक्शन को। अब देखते हैं कि जो स्कैटर्ड वेव फंक्शन है, मतलब इस लाइन का मतलब क्या है, थोड़ा फिजिकली समझते हैं इसको। देखो मतलब क्या है इसका, ये आपका टारगेट था, ये आपका इंसिडेंट प्लेन वेव थी, इंसिडेंट प्लेन वेव, जिसको आपने साई इंसिडेंट आर से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। और आफ्टर स्कैटरिंग एक वेव फंक्शन ऑब्टेन हुआ आपको, वो भी क्या है, प्लेन वेव ही है, क्योंकि साई आफ्टर स्कैटरिंग क्या है, वही है जो आपने इंसिडेंट करवाया था, तो ये यही है। दिस थिंग इज फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन, ये आपका टारगेट पोटेंशियल है, ठीक है। अब एक बात सोचने की ये है कि जो हमने इंसिडेंट करवाया वही हमको ऑब्टेन हुआ, इसका मतलब उसका स्कैटरिंग हुआ ही नहीं, जो पार्टिकल हमने भेजा था उसका स्कैटरिंग हुआ ही नहीं, क्योंकि ये कुछ डेविएट ही नहीं हुआ, कुछ इसमें चेंज ही नहीं है, वो कब वही है। इट मीन्स ये क्या मतलब है कि ये बहुत ही कमजोर है, बहुत ही वीक पोटेंशियल है, टारगेट पोटेंशियल इज वेरी वीक। एक तो ये चीज़ है, दूसरा जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है, तो वो सीधा का सीधा ही निकल गया, ये पोटेंशियल उसका कुछ कर ही नहीं पाया, सही है। तो आप क्या लिखोगे, मतलब फिजिकल मीनिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन, द टारगेट पोटेंशियल इज, the target potential is very weak, काफ़ी वीक है, और the energy incident energy, the energy of incident particle is very high। काइनेटिक एनर्जी कर देना, the kinetic energy of incident particle इज वेरी हाई, तभी तो वो सीधा का सीधा निकल गया। दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ, दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन, फिजिकल मीनिंग या रियलाइजेशन ऑफ, फिजिकल रियलाइजेशन, ठीक है, आपको समझना है ना अच्छे से, वो है ये ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सही है। तो ये तो हो गया डेफिनेशन फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन का। अब बात करते हैं कि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड क्या होगा, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इन फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। चलो मूव करते हैं, आपके सामने रहे ये, अब खुद ही देखना क्या हो जाना है, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर ही कि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड क्या होगा, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इन फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन, scattering amplitude in first order Born approximation। देखो क्या हो जाना है, एक चीज और है, ये है ना हम दो पोटेंशियल के लिए करेंगे, एक तो सेंट्रल पोटेंशियल के लिए, एक जनरल पोटेंशियल के लिए, एक तो V ऑफ R वेक्टर के लिए
और एक वी ऑफ आर के लिए, मतलब वी ऑफ आर वेक्टर अगर जस्ट वी ऑफ आर हो, और आर वेक्टर का मतलब है ये आर थीटा फाई एक जनरल पोटेंशियल हो आर थीटा फाई, ये जस्ट आर का फंक्शन है, ये सेंट्रल पोटेंशियल है, और आप इसको बोल सकते हो स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि जस्ट आर पर डिपेंड कर रहा है, स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल है ये। ठीक है, आप लिख लेना पूरा। और ये है जनरल पोटेंशियल। तो इन दो सिचुएशन में आप डिस्कस करेंगे कि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड क्या है। चलो पहले वाले को उठाते हैं सबसे पहले, जनरल पोटेंशियल के लिए। जनरल पोटेंशियल के लिए, जनरल पोटेंशियल, जनरल पोटेंशियल का मतलब है जब पोटेंशियल आर वेक्टर हो, वी ऑफ आर हो, तो देखो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड ये रहा, और अभी क्या हो जाएगा फिर ये एफ थीटा फाई क्या हो जाना है, माइनस म्यू ओवर 2 पाई एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन ई का पावर आयोटा के डॉट आर वेक्टर, ई की पावर आयोटा के डॉट आर प्राइम वेक्टर वी ऑफ आर वेक्टर, और साई ऑफ आर की जगह क्या रखोगे भाई, फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन में स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड चाहिए आपको, तो साई ऑफ आर की जगह क्या रखोगे, इंसिडेंट वेव फंक्शन, और इंसिडेंट क्या है, ई की पावर आयोटा के जीरो डॉट आर प्राइम हुआ, क्योंकि साई ऑफ आर प्राइम है ये। ठीक है, ये इंसिडेंट वेव फंक्शन था, ए को 1 लेके चलते हैं हम। ठीक है, ए को 1 ले रखा है, इस वजह से लिखा है, और डी क्यूब आर प्राइम, और अब इस टर्म को और इस टर्म को मैच करा दो, यहां पर माइनस था यार, आई थिंक, वेट, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड में, हाँ माइनस था ना यहाँ पे, यहाँ माइनस था। ठीक है, याद आ गया मेरे को, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस म्यू ओवर 2 पाई एच कट स्क्वायर, इस टर्म को एक साथ लिख लें, तो क्या लिखोगे, ई की पावर आयोटा के जीरो माइनस के वैक्टर डॉट आर प्राइम वैक्टर, देखो दोनों जगह आर प्राइम वैक्टर है डॉट में, और ये के जीरो माइनस के हो गया, और यहाँ पर वी ऑफ आर प्राइम वैक्टर डी क्यूब आर प्राइम। और अब देखो ये चीज़ क्यू क्या होता है आपका, क्यू यही तो होता है, क्यू वेक्टर मोमेंटम ट्रांसफर को जो डिनोट करता है, मोमेंटम ट्रांसफर को जो रिप्रेजेंट करता है, वो यही तो है। तो इसकी जगह क्या लिख लेंगे, क्यू माइनस म्यू ओवर 2 पाई एच कट स्क्वायर ई का पावर आयोटा क्यू वेक्टर डॉट आर प्राइम वी ऑफ आर प्राइम डी क्यूब आर प्राइम। ये है आपका स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ ऑफ थीटा फाई इन केस ऑफ जनरल पोटेंशियल इन फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन। आप जस्ट इसको याद रख सकते हो, ये क्वेश्चन सिर्फ इससे ही हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो जनरल पोटेंशियल के लिए ये आपको याद रखना है, स्ट्रिक्टली याद रखना है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब अगर सेंट्रल पोटेंशियल हो, मतलब इसकी जगह अगर मैं वी ऑफ आर रख दूँ, सेंट्रल पोटेंशियल, बाकी चीज़ें तो वही रहेंगी, बस इसकी जगह वी ऑफ आर वेक्टर की जगह वी ऑफ आर हो जाएगा। करते हैं, देखो एफ ऑफ थीटा फाई इक्वल टू माइनस म्यू ओवर 2 पाई एच कट स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा आपका ई का पावर क्यू डॉट आर प्राइम, और ये वी ऑफ आर हो गया, एंड डी क्यूब आर। डी क्यूब आर को मैं क्या लिख लूँ, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है, और अब देखो आगे 21 में कन्वर्ट हो जाएगा, इनको हटा दो अब चाहिए।
ये वाली चीज़ को देखना है, एफ ऑफ थीटा फाई इक्वल टू माइनस म्यू ओवर 2 पाई एच कट स्क्वायर, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन इसको मैं क्या लिख लूँ, आयोटा क्यू डॉट आर है तो इसको क्यू आर प्राइम कोस थीटा लिख लूँ, e की पावर आयोटा क्यू आर प्राइम कोस थीटा, दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो है, ठीक है। और ये हो जाएगा वी ऑफ आर एंड आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ठीक है। अब देखो एक चीज, इस इंटीग्रल को सोल्व कर लो, थीटा वाले को अलग कर लो, आर वाले को अलग कर लो, और क्या रिजल्ट आएगा। देखो फाई वाला तो तीनों की लिमिट लगेगी यहाँ पे, आर की, थीटा की, फाई की, 0 टू इन्फिनिटी आर की, 0 टू पाई थीटा की, 0 से 2 पाई फाई की। फाई का कुछ है ही नहीं यहाँ पर तो वो तो 2 पाई देगा आपको, तो माइनस 2 पाई म्यू ओवर 2 पाई एच कट स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। और उसके बाद में 0 टू इन्फिनिटी वी ऑफ आर आर स्क्वायर डी आर, एंड यहाँ से क्या आएगा 0 टू पाई ई का पावर आयोटा क्यू आर प्राइम कोस थीटा, आर प्राइम कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इस इंटीग्रल को सोल्व करते हैं लास्ट वाले को, ठीक है। लास्ट वाले को सोल्व करते हैं 0 टू पाई वाले को, 0 टू पाई ई की पावर आयोटा क्यू आर प्राइम कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा है, ठीक है। ये क्या हो जाना है, देखो आई बोल देता हूँ मैं इसको, यहाँ पर आप कोस थीटा को कुछ ले लो, कोस थीटा को आप टी ले लो एक बार, एक्स या टी कुछ भी, तो माइनस ऑफ साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी हो जाएगा। उस चीज़ को यहाँ पे रखो, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा माइनस डी टी, और ये हो गया ई का पावर आयोटा क्यू आर प्राइम कोस थीटा की जगह टी, ठीक है। आर प्राइम यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि ये थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था, ठीक है। ये क्यू भी कांस्टेंट है यहाँ पर, और डी टी हो गया ये, और ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, देखो थीटा इक्वल टू 0 है तो टी इक्वल टू 1, और थीटा इक्वल टू पाई है तो टी इक्वल टू -1, ठीक है, 1 से -1। और अब देखो आगे क्या हो जाएगा, इसको आगे इधर कर लेते हैं, हालांकि आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं इस वाले को, और जो इसका रिजल्ट आएगा उसको डायरेक्ट याद रखना है। मैं एक बार करके बता देता हूँ कि कैसे आया वो चीज़, है ना, उसकी कोई टेंशन नहीं है आपको। इसको सोल्व करो आप, e की पावर समथिंग का इंटीग्रेशन है, क्या हो जाना भाई माइनस e की पावर समथिंग का इंटीग्रेशन e की पावर समथिंग q r प्राइम और t डिवाइड बाई आयोटा q r प्राइम, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग जाएगी 1 टू -1। देखो क्या हो जाएगा, आयोटा इक्वल टू -1 को रखो, e की पावर आयोटा माइनस क्यू आर प्राइम, ठीक है, क्योंकि t की जगह तो -1 आ गया, और डिवाइड बाई दिस थिंग आयोटा क्यू आर प्राइम माइनस इस +1 को रखो, +1 को रखोगे तो e की पावर आयोटा क्यू आर प्राइम डिवाइड बाई आयोटा क्यू आर प्राइम, ठीक है। और अब यहाँ से आयोटा पूरे को बाहर ले लो आप, और इस माइनस को अंदर ले लो, तो ये चीज़ पहले आ जाएगी, e की पावर आयोटा क्यू आर प्राइम, नीचे हो गया था ये आयोटा क्यू आर प्राइम, और ऊपर हो गया आयोटा क्यू आर प्राइम माइनस e का पावर माइनस आयोटा क्यू आर प्राइम। इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, देखो साइन ऑफ थीटा क्या होता है, e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाई 2 आयोटा। तो इस चीज़ को क्या लिखोगे,
1 ओवर आयोटा क्यू आर प्राइम, इस चीज़ को लिखोगे आप 2 आयोटा साइन ऑफ क्यू आर प्राइम। सही है नहीं है? बिल्कुल। और आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो दिस थिंग इज 2 ओवर क्यू आर प्राइम साइन क्यू आर प्राइम। इस आई को यहाँ पर आप डालो, फिर देखो क्या हो जाता है। आई को डालते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो आई लेके चला हूँ मैं। देखो तो एफ ऑफ थीटा फाई क्या हो जाना है, -2 म्यू पाई, 2 पाई से 2 पाई कट गया, ठीक है, माइनस म्यू ओवर 2 पाई एच कट स्क्वायर, और 0 टू इन्फिनिटी वी ऑफ आर, और यार आर प्राइम स्क्वायर होगा, क्योंकि ये भी आर प्राइम होगा, थोड़ी सी गलती हुई है ना, ये आर प्राइम होगा, ये सब प्राइम है, ये सब प्राइम थे, वो कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन चीज़ों का, ठीक है, प्राइम थे, आप ये थोड़ा ध्यान रहे, ये सब प्राइम है, ठीक है, सॉरी। और अब ये आर प्राइम का स्क्वायर डी आर प्राइम, और इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करा दो 2 ओवर क्यू आर प्राइम साइन ऑफ क्यू आर प्राइम। क्या चीज़ हो गया ये, एफ ऑफ थीटा फाई इक्वल टू हो गया 2 से 2 कट गया, म्यू ओवर माइनस म्यू ओवर पाई और एच कट स्क्वायर, एक मिनट, 2 पाई से 2 पाई भी तो कट गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, माइनस म्यू ओवर एच कट स्क्वायर, क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और ये 2 एच कट स्क्वायर हो गया अभी, 2 एच कट स्क्वायर, और ये क्यू को भी लिया है मैं, कांस्टेंट है, 2 ऊपर है यार, सॉरी, अभी सही है, 0 टू इन्फिनिटी, आर प्राइम से आर प्राइम कटेगा, आर प्राइम वी ऑफ आर प्राइम और साइन क्यू आर प्राइम, साइन क्यू आर प्राइम डी आर प्राइम। ये है आपका रिजल्ट, जिसको आपको सेंट्रल पोटेंशियल के लिए डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है, -2 म्यू ओवर एच कट स्क्वायर क्यू, 0 टू इन्फिनिटी आर प्राइम वी ऑफ आर प्राइम साइन क्यू आर प्राइम डी आर प्राइम। एक चीज़ और है, आप इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है ना उसको चेंज कर लो, जस्ट आर लिख लो, हर जगह प्राइम लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आप ऐसे याद रख लो, एफ ऑफ थीटा फाई क्या हो जाना है आपका, -2 म्यू ओवर एच कट स्क्वायर क्यू, 0 टू इन्फिनिटी आर वी ऑफ आर साइन क्यू आर एंड डी आर, दैट्स इट, ठीक है। तो ये एक खास आपको रिजल्ट है, जब भी सेंट्रल पोटेंशियल गिवन हो तो ये सब नहीं करना, जो भी किया है डायरेक्ट इसी में ही आपको उसको डाल दो और आप आंसर ऑब्टेन करो, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो कि बोर्न अप्रोक्सीमेशन में सेंट्रल पोटेंशियल के लिए काम करती है, तो अब उस ट्रिक पे बात करते हैं। हालांकि फॉर्मूला हम पे हो गया, इंटीग्रेशन सोल्व करना है, नथिंग एल्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 90% केसेज में सेंट्रल पोटेंशियल गिवन होता है आपको, तो आपको ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है, ये फॉर्मूला लगा के जो अभी लिखवा है। अब चलते हैं आगे, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो कंक्लूड करूंगा इस लेक्चर को वापस से, हालांकि इसमें कुछ है नहीं वैसे तो। ट्रिक फॉर सेंट्रल पोटेंशियल, ट्रिक फॉर सेंट्रल पोटेंशियल, सेंट्रल पोटेंशियल, ठीक है, एंड क्या है, टू फाइंड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, एफ ऑफ थीटा फाई को फाइंड आउट करने के लिए ट्रिक है। तो ट्रिक देखो क्या है, इफ पोटेंशियल बी, इफ पोटेंशियल, इफ द सेंट्रल पोटेंशियल लिख देता हूं, इफ द सेंट्रल पोटेंशियल बी वी ऑफ आर इक्वल टू, वी ऑफ आर होगा जस्ट आर का फंक्शन होगा, सम कांस्टेंट बी इंटू ई का पावर
माइनस म्यू आर की पावर एन, बी ऑफ आर इक्वल टू बी इंटू ई का पावर माइनस म्यू आर की पावर एन, ठीक है। और एन जहाँ पर आपका -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है और 2 हो सकता है। इस टाइप से कुछ वैल्यू हो तो ये ट्रिक लग जाएगी इन 4 वैल्यू के लिए। जनरली ये 4 वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, ठीक है। तो और अब ट्रिक देखो कैसे है। इनकी जो एन की ये वैल्यू है ना, इनको लोअर वैल्यूज बोलते हैं, लोअर वैल्यूज ऑफ एन। इन वैल्यू को हायर वैल्यूज ऑफ एन बोलते हैं, हायर वैल्यूज ऑफ एन। एक्चुअल में जो ट्रिक बता रहा हूँ उसमें इन दोनों वैल्यूज के लिए अलग काम होता है, इन 2 वैल्यू के लिए अलग काम होता है। तो इसलिए लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू ऐसे नाम दे दिया अपन ने, ठीक है। तो फर्स्ट केस है कि फॉर लोअर वैल्यूज ऑफ एन, फॉर लोअर वैल्यूज ऑफ एन, यानी कि n इक्वल टू -1 एंड 0 के लिए एफ ऑफ थीटा क्या हो जाएगा? एफ ऑफ थीटा हो जाएगा आपका C0 C0 ओवर क्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर का पावर n+2 डायरेक्ट, ठीक है। ये आपका आंसर है डायरेक्ट। और फॉर हायर वैल्यूज ऑफ n, हायर वैल्यूज ऑफ n यानी कि n इक्वल टू 1 और 2 के लिए, हायर वैल्यूज मतलब n इक्वल टू 1 एंड 2 के लिए अगर ये वैल्यूज होती हैं आपकी, तो जो एफ ऑफ थीटा है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड वो क्या हो जाना है? C0 ओवर क्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर क्या है यहाँ पर, क्यू क्या है यहाँ पर? ध्यान रहे क्यू है आपका मोमेंटम ट्रांसफर, और ये क्या होता है 2k साइन थीटा बाई 2, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रहे, मोमेंटम ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करता है और ये चीज़ है ये म्यू स्क्वायर। ये जहाँ पर ये था ना n+2, ये n+2, यहाँ तक का पार्ट ये सेम है। फिर है 1 ओवर क्यू का पावर n-1 ब्रैकेट C1 क्यू का पावर n-1 म्यू का पावर n+1 प्लस C2 क्यू का पावर n+1 म्यू का पावर n-1। ये जो पावर थी ना यहाँ पर, इन्हीं को इंटरचेंज कर दिया बस। देखो क्यू का पावर n-1 था, म्यू का पावर n+1 था, अभी उल्टा कर दिया, क्यू का पावर n+1 कर दिया जो म्यू का था, और म्यू का पावर n-1 कर दिया जो क्यू का था। और स्टार्ट ऐसे करना है 1 ओवर क्यू n-1 C1 क्यू n-1 म्यू n+1 प्लस C2, अब फिर इंटरचेंज कर देना। ऐसे याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है आपका एफ ऑफ थीटा इन 2 केसेस के लिए, और ये है आपका इस केस के लिए। और ये ट्रिक बहुत ही शानदार है, अल्टीमेट चीज़ है मतलब, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर इस ट्रिक से हो जाने हैं आपके, अच्छे से नोट डाउन कर लो, कोई गलती ना हो, इस चीज़ का ध्यान रहे, ठीक है। अभी हम बोन अप्रोक्सीमेशन पे क्वेश्चन नहीं कर रहे, एक बार पूरा चैप्टर का थ्योरी खत्म कर देते हैं और उसके बाद में क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। 2 लेक्चर क्वेश्चंस पे होंगे, एक प्रीवियस ईयर का और एक स्पेशल प्रॉब्लम्स का, और आप देखना कितना काम की ट्रिक है ये। चलें मूव करें, तो इसको हटाता हूँ मैं और नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम। अब स्कैटरिंग मतलब आपके लिए ना, नेट के लिए स्कैटरिंग जस्ट इतनी सी है, ये दिख रही है ना आपको सारा क्वेश्चन। अब देखना, आप खुद से ही करके देखना चाहिए, धड़ाधड़ हो जाएंगे, कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट है आपका पार्शियल वेव एनालिसिस, पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड। या एक चीज रह गई, वैलिडिटी ऑफ बोर्न अप्रोक्सीमेशन। एक बार रुक जाओ, वैलिडिटी ऑफ बोर्न अप्रोक्सीमेशन। देखो वैलिडिटी में 2 पॉइंट है, बोर्न अप्रोक्सीमेशन कब लगेगा ये पूछ रहा है हमसे। तो 2 केस में लगता है। कब? एक तो आपका जो टारगेट पोटेंशियल है शुड बी वेरी वीक, दूसरा द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल शुड बी वेरी हाई, ठीक है। तो एक तो है टारगेट पोटेंशियल, द टारगेट पोटेंशियल शुड बी वेरी वीक,
ये आपको समझ में आ गया होगा, क्यों वीक होगा तभी तो आप साई ऑफ आर जो स्कैटर्ड वेव फंक्शन है उसको इंसिडेंट जैसा मान सकते हो, और वही तो बोर्न अप्रोक्सीमेशन है। तो वैलिडिटी ऑफ बोर्न अप्रोक्सीमेशन, टारगेट पोटेंशियल शुड बी वेरी वीक एंड द एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी of incident particles should be very high, very high, बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी हो। काइनेटिक एनर्जी हाई होने का मतलब है, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m, तो इसका मतलब के हाई हो। आप ऐसे बोल सकते हो कि के हाई है वहाँ पर। तो ये है आपका वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन या वैलिडिटी ऑफ बोर्न अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड पर। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड। पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड को हम बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में नहीं पढ़ने जा रहे, जो हमारे काम की चीज़ है सिर्फ वहाँ पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले कि पार्शियल वेव मेथड में स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैसे लिखा जाता है, कैसे आया हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर एफ ऑफ थीटा से लिखते हैं। ये होता है 1/k समेसन L इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अभी बता देंगे सारी चीज़ें। 2L + 1 e का पावर आयोटा डेल्टा L और साइन डेल्टा L। एक बार देख लेते हैं इस चीज़ को, साइन स्क्वायर लग रहा है शायद, तो ना सही है। PL cos थीटा, PL cos थीटा क्या है, लीजेंड्रे पोलिनोमियल्स। PL cos थीटा लीजेंड्रे पोलिनोमियल्स है यहाँ पर, लीजेंड्रे पोलिनोमियल्स। ठीक है, और ये होते कितना है, जैसे PLX की बात करूँ तो PLX क्या होता है, x की जगह cos थीटा डाल देंगे तो वो तो एक की बात है। PLX होता है आपका 1/2 की पावर L फैक्टोरियल DL DXL x स्क्वायर माइनस 1 का पावर L। इस फॉर्मूले से आप कोई भी PLX को ऑब्टेन कर सकते हो, बट फिर भी कुछ याद रखने चाहिए आपको। तो P0x कितना है, 1 होता है, और P0 भी PL1 भी 1 होता है। ये P0x है, ये PL1 है, ठीक है, ये भी 1 होता है। और P1x क्या होता है, x होता है। P2x क्या होता है, ये होता है 3/2 x स्क्वायर माइनस हाफ। और P3x क्या होता है, ये होता है आपका 5/2 x क्यूब माइनस 3/2 x। P4x क्या होता है, हालांकि ये चाहिए नहीं आपको, मैंने जस्ट लिख दिया ऐसे ही, 1/8 35 x4 माइनस 30 x स्क्वायर प्लस 3। ये आपका लीजेंड्रे पोलिनोमियल। ठीक है, L और डेल्टा L, ये चीजें क्या है, देखो L है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। L इक्वल टू 0 किसको डिनोट करता है, S वेव को। L इक्वल टू 1 P वेव को, और L इक्वल टू 2 D वेव को, एंड सो ऑन। ठीक है, ये L वाला है एजीमुथल क्वांटम नंबर। और डेल्टा L क्या है, डेल्टा L है फेज शिफ्ट। क्या मतलब है इस चीज का, देखो क्या हो रहा था, आपका टारगेट पोटेंशियल था वहां पर, और ये आपने इंसिडेंट वेव कराई, मतलब वहां पे इंसिडेंट वेव डाली है। तो इस टारगेट पोटेंशियल से इस इंसिडेंट वेव पर कुछ फर्क पड़ेगा, तो उसमें कुछ फेज शिफ्ट आएगा, तो वो फेज शिफ्ट है डेल्टा L। एंड दिस इज ऑब्टेन्ड बाय सोल्विंग द श्रोडिंजर इक्वेशन फॉर दिस पोटेंशियल। एंड दिस इज ऑब्टेन्ड बाय
श्रोडिंजर इक्वेशन, जो कि ऑब्वियसली डिफिकल्ट टास्क है। तो ऐसे क्वेश्चंस जहां पर आपको श्रोडिंजर इक्वेशन सोल्व करना पड़े, आपको स्किप करना बेहतर रहेगा, उसको करना ही नहीं है आपको, क्योंकि श्रोडिंजर इक्वेशन सोल्व करना टफ होगा। तो जहां पर फेज शिफ्ट खुद से निकालना पड़े, वो क्वेश्चन आपको छोड़ देने हैं, ठीक है। और अगर खुद से दिया हो कि फेज शिफ्ट ये है भाई, l = 0 के लिए दिया हो, l = 1 के लिए दिया हो, l = 2 के लिए दिया हो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सही है कि नहीं है। खुद से दिया हो फेज शिफ्ट, तब आप क्वेश्चन को कर लोगे, फिर तो f of θ आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का ये फॉर्मूला है, और फेज शिफ्ट हमको गिवन हो तो ही हमको क्वेश्चन पे हाथ मारना है, अदरवाइज हम श्रोडिंजर इक्वेशन सोल्व करके फेज शिफ्ट नहीं निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड हो गया। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, इसके मोड का स्क्वायर, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन उसका फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट याद रखो। ये होता है आपका, सॉरी डिफरेंशियल नहीं, टोटल क्रॉस सेक्शन, टोटल क्रॉस सेक्शन, टोटल क्रॉस सेक्शन यहाँ लिख देता हूँ। पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड में टोटल क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ये होता है सिग्मा = 4π/k², सिग्मा l = 0 to infinity एंड 2l + 1 sin स्क्वायर डेल्टा l, ठीक है। ये है आपका टोटल क्रॉस सेक्शन, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। अब जैसे आपको डेल्टा l गिवन हो, तो इसमें कुछ फाइंड आउट करने में क्या ही दिक्कत है, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। जैसे l = 0 के लिए कुछ गिवन हो, l = 1 के लिए कुछ गिवन हो, l = 2 के लिए गिवन हो, और फर्दर l के लिए वो 0 हो, इस टाइप से क्वेश्चन गिवन होगा तो कुछ नहीं है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है, उस समेशन का साइन है, आराम से सिग्मा आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। नेक्स्ट है, कई बार क्वेश्चन में लो एनर्जी लिमिट इस टाइप की लैंग्वेज लिखी होती है, कई बार क्वेश्चन में हाई एनर्जी लिमिट इस टाइप की लैंग्वेज लिखी होती है। तो लो एनर्जी लिमिट का मतलब क्या है, लो एनर्जी लिमिट का मतलब क्या है वहाँ पर, लो एनर्जी लिमिट का मतलब होता है सिर्फ l = 0 केस इज देयर, l = 0 केस। लो एनर्जी लिमिट का मतलब है l = 0 केस मीन्स ओनली s वेव इज कंट्रीब्यूटिंग, ठीक है। तो ये ध्यान रहे l। और हाई एनर्जी लिमिट का मतलब क्या है, इसका मतलब है L विल बी 0 to L max, जो L की मैक्सिमम वैल्यू है वहाँ तक होगा, जो कि जनरली आपसे क्वेश्चन ऐसे वाले होंगे नहीं। तो आप सिर्फ लो एनर्जी लिमिट वाला ही क्वेश्चन करें, हाई एनर्जी लिमिट वाले क्वेश्चन पे हाथ ना मारे, ठीक है। ये कुछ आपकी लिमिटेशन है, मैंने स्कैटरिंग शुरू किया तो बताया था कि कहाँ पर आपको काम करना है, कहाँ नहीं करना है। 5% केस ऐसे होंगे जहाँ पर आपको हाथ नहीं लगाना, तो ये वाला केस है। हाई एनर्जी लिमिट वाला क्वेश्चन नहीं करना है आपको, सिर्फ लो एनर्जी लिमिट वाला कर सकते हो, क्योंकि ये सब आपको श्रोडिंजर इक्वेशन से ऑब्टेन होता है, जो कि आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। सोल्व करना अप्रोप्रिएट थिंग नहीं है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ लो एनर्जी लिमिट में स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड क्या होगा और टोटल क्रॉस सेक्शन क्या होगा, तो देखो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड f of θ एंड सिग्मा इन लो एनर्जी लिमिट, लो एनर्जी लिमिट आराम से फाइंड आउट कर सकते हो आप। क्या करना है, l = 0 के लिए देखना है इसको, देखो क्या हो जाएगा, f of θ = क्या हो जाएगा, l = 0 डालो 1/k, समेशन साइन हट जाएगा क्योंकि सिर्फ l = 0 की बात हो रही है। l = 0 डालोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, e⁻i⁴ और साइन डेल्टा l और PL cos θ, तो PL l = 0 हो गया तो P0 हो गया, P0 of cos θ, तो P0 x 1 होता है, तो ये चीज़ 1 हो गई, P0 x 1 होता है तो 1 हो गया ये, तो f of θ क्या हो गया 1/k
ई का पावर आयोटा डेल्टा एल साइन डेल्टा एल। अब डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन पूछता तो, और एक चीज और ध्यान रखना, ये पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड हम इलास्टिक स्कैटरिंग के केस में कर रहे हैं, ये जरूर ध्यान देना उसमें, ठीक है। इलास्टिक स्कैटरिंग के लिए कर रहे हैं, ये सब फॉर्मूले इलास्टिक स्कैटरिंग के लिए है। अगर अब आपको डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन चाहिए तो भी निकाल सकते हो। देखो क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, लो एनर्जी लिमिट में डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा। अब लिख के चलना डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, या सीधा लिख दो क्योंकि अब पता चल ही गया ये। इसका मोड का स्क्वायर होता है। अब देखो इसका मोड करोगे तो क्या आना है, मोड करोगे तो ये है 1/k ई का पावर माइनस आयोटा डेल्टा एल साइन डेल्टा एल और इंटू 1/k ई का पावर आयोटा डेल्टा एल साइन डेल्टा एल। ये तो होता है मोड का मतलब, स्टार इंटू दैट थिंग। और ये चीज़ और ये चीज़ 1 हो जाएगी, तो ये हो गया 1/k स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा एल। तो आप डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन भी निकाल सकते हैं लो एनर्जी लिमिट में। टोटल क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा नेक्स्ट, ये फॉर्मूला रहा, L = 0 डाल दो, 4π/k स्क्वायर, L = 0 डालोगे समेशन हट जाएगा, ये 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर डेल्टा एल। आप इससे भी निकाल सकते थे, इसको इंटीग्रेशन करोगे ना, सिग्मा = ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, साइन थीटा डी थीटा डी फाई, तब भी ये आएगा क्योंकि ये चीज़ तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, और जो बचेगा इंटीग्रेशन ये वाली चीज़, ये 4π देगा, तो 4π से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके, तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये लो एनर्जी लिमिट में सारी चीज़ हो गई आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरवर्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, फॉरवर्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एंड ऑप्टिकल थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक है फॉरवर्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। इसी के अंदर ही है, पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड के अंदर ही टॉपिक है, ध्यान रहे, ठीक है। फॉरवर्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, फॉरवर्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। एक बार इसको हटा दें, देखो फॉरवर्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है। फॉरवर्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का मतलब है कि एफ ऑफ थीटा एट थीटा = 0। देखो आपका जो ये जेड एक्सिस था, ये टारगेट था आपका, ये स्कैटरिंग सेंटर था, और ऐसे आपने इंसिडेंट कराया था। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सी हुई, फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब ये जेड वाली डायरेक्शन। और थीटा एंगल कैसे मेजर करते हो आप, जेड से डाउनवर्ड ही तुम एंगल मेजर करते हो। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब थीटा = 0, इसलिए उसको फॉरवर्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एफ ऑफ थीटा एट थीटा = 0 देखना है आपको, ठीक है। यही है फॉरवर्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। तो एफ ऑफ 0 देखना है आपको, और ये हो जाएगा एफ ऑफ थीटा एट थीटा = 0, और यही है फॉरवर्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, फॉरवर्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। तो क्या करना है आपको, जो एफ ऑफ थीटा का फॉर्मूला है उसमें थीटा = 0 डाल दो। देखो तो एफ ऑफ थीटा क्या है, 1/k समेशन L = 0 to infinity 2l + 1 e का पावर आयोटा डेल्टा एल साइन डेल्टा एल एंड PL cos ऑफ थीटा। ये चीज़ आपका थीटा = 0 डालोगे तो ये क्या हो जाना है, एफ ऑफ 0 1/k समेशन L = 0 to infinity 2l + 1 e का पावर आयोटा डेल्टा एल साइन डेल्टा एल PL cos 0 क्या होगा 1, और PL 1 क्या हो जाता है 1, बताया थोड़ी देर पहले ही, तो 1 हो गया। तो यही हो गया आपका एफ ऑफ 0, क्योंकि PL 1 हो जाता है आपका 1। लिख देता हूं मैं यहाँ पे,
ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये होगा आपका फॉरवर्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। अच्छा मैं इसको थोड़ा और खोल के लिखूं, देखो एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या होगा 1/k, टॉपिक का नाम यार पूरा लिखना, फॉरवर्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एंड ऑप्टिकल थ्योरम, एंड ऑप्टिकल थ्योरम, ठीक है, ये पूरा टॉपिक डालना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/k समेसन L इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2L + 1 e की पावर आयोटा डेल्टा एल को आप ऐसे लिख सकते हो ना, कोस डेल्टा एल प्लस आयोटा साइन डेल्टा एल, लिख सकते हैं आराम से। और आगे फिर है साइन डेल्टा एल, ये वाला, ठीक है। अब इस साइन डेल्टा एल को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा एफ ऑफ 0, 0 है ये एफ ऑफ 0, ये हो गया 1/k समेसन L इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2L + 1, और ये हो गया कोस डेल्टा एल साइन डेल्टा एल, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस आयोटा साइन स्क्वायर डेल्टा एल, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज बात देख, नोटिस करो, नोटिस दैट सिग्मा द टोटल क्रॉस सेक्शन, सिग्मा इज व्हाट, द टोटल क्रॉस सेक्शन, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा 4π/k² एंड समेसन L इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2L + 1 साइन स्क्वायर डेल्टा एल, यही होता है ना आपका टोटल क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला, हाँ यही होता है। तो अब एक चीज नोटिस करो आप, क्या नोटिस करना है कि सिग्मा को आप कैसे लिख सकते हो, सिग्मा को देखो आप क्या लिख सकते हो, 4πk² है यहां पर, तो 4π/k और इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ 0, जो एफ ऑफ 0 है उसका इमेजिनरी पार्ट, देखो इमेजिनरी पार्ट में ये चीज आएगी और साथ में ये आएगा समेसन वाला पार्ट, तो और 1/k आएगा, ठीक है ना। इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ 0 क्या है, मैं यहां लिखता हूं, ये है 1/k समेसन 2L + 1 साइन स्क्वायर डेल्टा एल, है या नहीं है, बिल्कुल है। इसको अगर टोटल क्रॉस सेक्शन से रिलेट करवाना है तो 4π/k से मल्टीप्लाई तो करना है, ये रिलेशन है या नहीं है, बिल्कुल है। दिस रिलेशन इज ऑप्टिकल थ्योरम, दिस रिलेशन इज नॉन एज ऑप्टिकल थ्योरम, बिल्कुल सिंपल है, कुछ ही नहीं था इसमें, वैसे नाम है, ठीक है। ये ऑप्टिकल थ्योरम हो गया कि सिग्मा इक्वल टू 4π इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ 0 होता है। एफ ऑफ 0 इज फॉरवर्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एट थीटा इक्वल टू 0, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जेड कैप डायरेक्शन में मूव करें। अब लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, मतलब अगर हम स्पिन कंसीडर करें तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड पे या जो भी डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन वगैरह है उन सब पे। चलो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, तो फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा थ्योरी के वे में, फिर क्वेश्चन से बचेंगे बस। और क्वेश्चन देखना कितना चिन्ह लगेंगे आपको, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, धड़ाधड़ उड़ा देंगे सबको, देखना अभी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ट्रिक से हो जाने याद दे दो। नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, पार्टिकल्स टॉपिक है, या फिर मैं ऐसे बोल दूं इफेक्ट ऑफ स्पिन ऑन स्कैटरिंग, इफेक्ट ऑफ स्पिन कंसिडरेशन ऑन स्कैटरिंग, स्कैटरिंग पर स्पिन कंसिडरेशन का क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले देखो आप चीज, पहले आप कंसेप्ट सीख लो
उसके बाद मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा, आपको एकदम परफेक्ट समझ में आने वाला है, ठीक है। अब 2 पार्टिकल अगर स्पिन है, वो बोसॉन भी हो सकते हैं, दोनों फर्मियन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, एक बार पहले कंसेप्ट लिख देता हूँ, उसके बाद अच्छे से समझ आएगा। तो कंसेप्ट देखो, इफ स्पिन वेव फंक्शन इज सिमेट्रिक, then differential cross section d sigma over d omega, सिमेट्रिक लगा दिया मैंने, s लगा दिया इस पे, then differential cross section इज ये वाली चीज जो भी मैं लिखूंगा अभी, s लगाया क्योंकि सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। और कौन से वाला, स्पिन वेव फंक्शन सिमेट्रिक होना चाहिए, ध्यान रखिए, टोटल नहीं, सिर्फ जो स्पिन पार्ट है ना वेव फंक्शन में, वो स्पिन वेव फंक्शन को अच्छे से समझे, जो स्पिन पार्ट है वो वाला, टोटल नहीं। साई टोटल होता है आपका, साई टोटल होता है साई स्पैटियल, जो मतलब साई XYZ वाला जो है वो वाला पार्ट, इंटू साई स्पिन। अभी जो बात हो रही है वो सिर्फ इसकी हो रही है, ये बात हम लिख लेना साइड में कि जो स्पिन वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक हो तब की बात है। अगर सिमेट्रिक हो तो ऐसे लिखेंगे, कैसे, ये हो जाएगा f ऑफ थीटा प्लस f ऑफ पाई माइनस थीटा की मोड का स्क्वायर, f ऑफ थीटा प्लस f ऑफ पाई माइनस थीटा की मोड का स्क्वायर। क्लियर है? इसको आप ऐसे भी लिखते हो, अगर आप इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ थीटा के मोड का स्क्वायर प्लस f ऑफ पाई माइनस थीटा के मोड का स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ f ऑफ थीटा स्टार f ऑफ पाई माइनस थीटा। आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली याद रख लो कि इसको ऐसे भी लिखते होते हैं। नेक्स्ट है, इफ स्पिन वेव फंक्शन इज एसिमेट्रिक, या एंटीसिमेट्रिक बोलना अच्छा लगेगा, एंटीसिमेट्रिक। अगर एंटीसिमेट्रिक है तो क्या हो जाता है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, देन डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। और एक बात ध्यान रखें, अभी जस्ट लिख लो एक बार, समझाने की गारंटी मेरी है, ठीक है, ये समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। देन डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, डी सिग्मा, एंटीसिमेट्रिक है तो ए लगा दिया मैंने यहाँ पे, डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ थीटा माइनस एफ ऑफ पाई माइनस थीटा, ये पाई है यहाँ पर, है ना, कि मोड का स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख लेते हो, एफ ऑफ थीटा की मोड का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ पाई माइनस थीटा की मोड का स्क्वायर, और माइनस है ना बीच में, तो माइनस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ एफ स्टार थीटा एफ ऑफ पाई माइनस थीटा। आप ऐसे भी लिखते हो इसको, ठीक है। तो याद हो गया आपको एंटीसिमेट्रिक केस में। थर्ड है, इन अनपोलराइज्ड केस, इन अनपोलराइज्ड केस, ये मैं बताऊंगा क्या होता है अनपोलराइज केस। अनपोलराइज का मतलब है वहां पर सिमेट्रिक वेव फंक्शन भी हो और एंटी सिमेट्रिक भी हो। ये कैसे होता है ये समझाऊंगा मैं, अभी थोड़ी देर रुक जाओ आप। वहां पर है ना लैंग्वेज में लिखा होगा क्वेश्चन में कि अभी अनपोलराइज्ड बीम है, ठीक है, जो स्पिन पार्टिकल आ रहे हैं उसकी बीम वो जो है वो अनपोलराइज्ड है, तब आपको ये वाला चीज लगाना है। अनपोलराइज के केस में क्या हो जाएगा, डी सिग्मा और डी ओमेगा, ये हो जाएगा। देखो अनपोलराइज होगी ना, इसका मतलब उसमें सिमेट्रिक पार्ट भी होगा और एंटी सिमेट्रिक पार्ट भी होगा। ये बात मैं अच्छे से समझाता हूँ। अनपोलराइज का मतलब है उसमें सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दोनों मिक्सअप होंगे। तो डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा कैसे लिखेंगे उस केस में, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सिमेट्रिक केस इंटू डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा सिमेट्रिक वाला, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटी सिमेट्रिक केस जितने भी वहाँ पर है। ये चीज़ अभी समझ में आने वाली है, आप टेंशन मत लो, थोड़ी सी रुक जाओ बस।
ये चीज़, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और फिर समझाता हूँ ये सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक ये कब होता है, क्या सीन है, ठीक है। चलो अभी जस्ट आपने डेटा लिखा है, समझ में अब आएगा। तो एक एग्जांपल लो आप, स्कैटरिंग ऑफ टू बोसॉन्स, एग्जांपल है स्कैटरिंग ऑफ टू बोसॉन्स, स्कैटरिंग ऑफ टू बोसॉन्स with spin 1, having spin 1, spin 1, दोनों का स्पिन 1 है, ठीक है। तो दो पार्टिकल आपके पास में, एक ये है एक ये है, इसका भी स्पिन 1 है, इसका भी स्पिन 1 है, ठीक है। जो टोटल स्पिन है, इसको मैं छोटा लिखता हूँ क्योंकि इंडिविजुअल पार्टिकल का है, छोटा एस। जो टोटल स्पिन है कैपिटल एस जो बोलूँ, वो क्या होगा, दोनों के मिनिमम से, इसको मैं S1 S2 दे देता हूँ, मोड ऑफ S1 माइनस S2 टू मोड ऑफ S1 प्लस S2 होगा, सही बात है। इन इंटीग्रल स्टेप, एक एक के डिफरेंस में, इन इंटीग्रल स्टेप, इंटीग्रल स्टेप, ये आप एटॉमिक में समझ जाओगे कि अगर S1 S2 ऐसे है, 1 और 1 है, तो कैपिटल S को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट आपको पता भी होगा थोड़ा बहुत इतना तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप अपन कैसे लिखेंगे इस चीज़ को, इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दोनों का मिनिमम देख लो, दोनों का मैक्सिमम देख लो, और फिर मिनिमम से स्टार्ट करके मैक्सिमम तक चले जाओ 1 1 के डिफरेंस पे। देखो कैसे, मिनिमम कितना है 0, मैक्सिमम कितना है 2, तो 0 1 2, ये कैपिटल S होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 3 स्पिन स्टेट है सिस्टम की, दोनों पार्टिकल का जो सिस्टम है उसकी 3 स्टेट है, S इक्वल टू 0, S इक्वल टू 1, S इक्वल टू 2, सही है। अब एक फंडा सीख लो तगड़ा वाला, जो S इक्वल टू 2 केस होगा ना, जो लास्ट वाला जो भी है, जो इधर राइट में जो लास्ट वाला है, ठीक है, वो हमेशा सिमेट्रिक होता है। ये इसके करस्पॉन्डिंग जितने भी स्पिन वेव फंक्शन होंगे वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन होंगे, सिमेट्रिक स्पिन वेव फंक्शन, सिमेट्रिक स्पिन वेव फंक्शन। जो स्पिन पार्ट S इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग वो सिमेट्रिक होगा, ठीक है। लास्ट वाला हमेशा सिमेट्रिक होता है, ये एंटी सिमेट्रिक, फिर अल्टरनेट आ जाओ, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक और फिर सिमेट्रिक। तो इस केस में एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है, इस केस में सिमेट्रिक है और इसमें सिमेट्रिक है। तो अब देखो, अगर अब मैं बोलूं, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन है इफ द पार्टिकल्स आर इन सिमेट्रिक स्टेट, इफ द पार्टिकल्स आर इन S इक्वल टू 0 स्टेट, भाई दोनों पार्टिकल की एक कंबाइंड स्टेट होगी, स्पिन स्टेट, 3 स्टेट है उनमें से कोई भी हो सकती है। अब मैं बोलूँ दोनों S इक्वल टू 0 स्टेट में है, जिसको अपन है ना सिंगलेट स्टेट बोलेंगे। देखो ये S इक्वल टू 0 स्टेट है ना, इसको सिंगलेट स्टेट बोलेगा वो। कैसे होता है, 2S प्लस 1, कैपिटल S है ये आपका डिनोट करता है कि सिंगलेट है क्या है। देखो S इक्वल टू 0 डालोगे तो आप क्या आ जाएगा ये 1, तो सिंगलेट स्टेट। S इक्वल टू 1 के लिए 2S प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाना है 3, यानी कि ट्रिपलेट स्टेट। S इक्वल टू 2 के लिए 2S प्लस 1 क्या होगा, मल्टीप्लिसिटी होता है ये 2S प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1 5। अब 5 को मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं, ठीक है। तो ये सिंगलेट है, ये ट्रिपलेट स्टेट है, और इसका नाम जो भी हो जाएगा, पेंटा पुंटा कुछ होगा, मुझे पेंटालेट ऐसा कुछ होगा, है ना। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा हो कि वो दोनों जो बोसॉन है वो सिंगलेट स्टेट में है, यानी कि S इक्वल टू 0 स्टेट में है, तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या होगा, डी सिग्मा और डी ओमेगा। तो भाई सिंगलेट स्टेट क्या है यहाँ पर, सिमेट्रिक है। आप यहाँ से ऐसे डिटरमाइन कर लोगे कि वो कौन सी है, सिमेट्रिक है एंटी सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक है तो फिर वो क्या हो जाना है, एफ ऑफ थीटा प्लस एफ ऑफ पाई माइनस थीटा के मोड का स्क्वायर। एफ ऑफ थीटा आप ऑब्टेन कर लेते हो, डिफरेंस मतलब स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कर लेते हो। एफ ऑफ पाई माइनस थीटा
ऑब्वियसली इजी है क्योंकि थीटा की जगह पाई माइनस थीटा पुट करना है, और उसके मोड का स्क्वायर इज योर आंसर। ये सिमेट्रिक केस था इस वजह से। अगर वो बोल देता है एस इक्वल टू 2 केस में है, एस इक्वल टू 2 स्टेट में है, तो आंसर क्या होता? वंस अगेन यही आंसर होता। सही है, क्योंकि एस इक्वल टू 2 भी क्या है? सिमेट्रिक स्टेट है, सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। अगर वो बोलता कि एस इक्वल टू 1 या फिर बोलता कि ट्रिपलेट स्टेट में है, ट्रिपलेट स्टेट में है वहां पर, तो फिर क्या होता आपका? ट्रिपलेट स्टेट में एंटी सिमेट्रिक है, तो फिर हो जाए आपका डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा। एंटी सिमेट्रिक का क्या होता था? एफ ऑफ थीटा माइनस एफ ऑफ थीटा पाई माइनस थीटा के मोड का स्क्वायर। ये होगा आपका आंसर उस टाइम। अब अगर ऐसे बोले कि अनपोलराइज्ड स्टेट में है दोनों, बोसॉन्स का जो बीम है वो अनपोलराइज्ड स्टेट में है, इसका मतलब क्या है कि आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कौन से में है। एस इक्वल टू 0, एस इक्वल टू 1, एस इक्वल टू 2, आपको पता ही नहीं कौन से में है, तो तीनों में कुछ भी हो सकता है। मतलब उस टाइम क्या करना पड़ेगा फिर आपको? देखो अनपोलराइज्ड स्टेट में हो तो अभी आपको शायद समझ में आया होगा कंसेप्ट का सीन क्या था। देखो अनपोलराइज्ड स्टेट, और अभी वेट करो, एक एग्जांपल और लूंगा, उसके बाद में आपको अच्छे से क्लियर हो जाना है, एकदम फंटास्टिक। अनपोलराइज्ड स्टेट में हो तो अनपोलराइज्ड स्टेट का मतलब है कि वहाँ पर 0, एस इक्वल टू 1 और 2 तीनों ही कुछ भी, तीनों ही होंगे वहाँ पे, मिक्सअप है वहाँ पे। ठीक है, अगर मिक्सअप है तो भाई क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिमेट्रिक और डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा सिमेट्रिक वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एसिमेट्रिक करेक्टर वहाँ पर जो भी है, और डी सिग्मा एंटी सिमेट्रिक ओवर डी ओमेगा। वो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सिमेट्रिक निकालना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटी सिमेट्रिक निकालना है। सही है कि नहीं है? अब देखो यहाँ पर एस इक्वल टू 0 केस में मल्टीप्लिसिटी कितना है? 1, और एस इक्वल टू 1 के केस में मल्टीप्लिसिटी कितना है? 3, और एस इक्वल टू 2 के केस में मल्टीप्लिसिटी कितना है? 5। टोटल कितना है ये चीज़? 9। ध्यान दे, मल्टीप्लिसिटी की बात कर रहा हूँ। मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है कि एस इक्वल टू 2 स्टेट के करस्पॉन्डिंग 5 वेव फंक्शन है वहाँ पर, 5 सिमेट्रिक वेव फंक्शन है वहाँ पर एस इक्वल टू 2 के लिए। एस इक्वल टू 1 के लिए 3 सिमेट्रिक वेव फंक्शन है, उनमें सब कोई भी हो सकता है ना, तो मल्टीप्लिसिटी पे फोकस करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिमेट्रिक क्या है? देखो सिमेट्रिक तो एस इक्वल टू 0 और एस इक्वल टू 2 ही वाला है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिमेट्रिक क्या है? 6/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटी सिमेट्रिक क्या है? 3/9। ये हो गया आपका काम बस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सिमेट्रिक यानी कि 6/9 को आप कर लो 2 तिया 6 और ना 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 है ना, 2/3। और ये जो सिग्मा सिमेट्रिक वाला होता है ये क्या होता है? एफ ऑफ थीटा प्लस एफ ऑफ पाई माइनस थीटा के मोड का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा आपका 1/3 एफ ऑफ थीटा और माइनस एफ ऑफ पाई माइनस थीटा के मोड का स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा अनपोलराइज के केस में। ठीक है, तो एक एग्जांपल और लेता हूँ और उससे आपको बहुत बेहतर समझ आ जाएगा। तो अब की बार स्कैटरिंग ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स ले लो, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग, या 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लो या 2 प्रोटॉन ले लो, तो 2 प्रोटॉन्स ले लो या कुछ भी ले लो, प्रोटॉन्स बोल दिया उसने। देखो इलेक्ट्रॉन का स्पिन, प्रोटॉन का स्पिन एंड न्यूट्रॉन का स्पिन, तीनों का स्पिन क्या होता है? स्पिन हाफ। ठीक है, तो दोनों कुछ भी ले लेता मैं, प्रोटॉन स्कैटरिंग, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग, इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग, तीनों केसेज में मुद्दा सेम रहने वाला है, जो मैटर है वो सेम रहने वाला है। तो मैं अभी प्रोटॉन का स्कैटरिंग ले लिया, यानी कि प्रोटॉन स्कैटरिंग को मैं स्टडी करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी वापस से 2 पार्टिकल आप पे, दोनों का स्पिन कितना है? हाफ हाफ, S1 S2 बोल दो आप। टोटल स्पिन है वो कितना हो जाएगा? मिनिमम कितना है? 0, मैक्सिमम कितना है? 1, तो 0 एंड 1। 2 स्टेट है, इसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी? 1, और इसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी? 2s + 1 = कितना हो जाना है? 3। ठीक है ना, इसको यहाँ रख देता हूँ 3 को भी। तो ये है आपका सिंगलेट स्टेट और ये है आपका ट्रिपलेट स्टेट।
अच्छा ये किसके केस के लिए होगा, s इक्वल टू 1 और ये है s इक्वल टू 0। ये सिमेट्रिक होगा ना लास्ट वाला, सिमेट्रिक, इसी करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन होंगे सिमेट्रिक, और यहाँ पर जो होंगे वो एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, ये आपको बताया ना अभी कि लास्ट से शुरू करो सिमेट्रिक, उसके बाद एंटी सिमेट्रिक, फिर सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ऐसे अल्टरनेटिव चलते रहो। तो अभी आपको डिटरमाइन करना आ गया सिमेट्रिक ये है। अब क्वेश्चन में ऐसे हो कि वो सिंगलेट स्टेट में है तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सिंगलेट स्टेट में है, इसका मतलब क्या है, वो s इक्वल टू 0 केस में, सिंगलेट स्टेट मतलब s इक्वल टू 0 केस में। s इक्वल टू 0 में स्पिन वेव फंक्शन का कैरेक्टर कैसा है, एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक है तो डी सिग्मा एंटी सिमेट्रिक वाला हो जाएगा। एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, एफ ऑफ थीटा माइनस एफ ऑफ पाई माइनस थीटा कि मोड का स्क्वायर। सही है। क्वेश्चन है अगर वो ट्रिपलेट स्टेट में है, ट्रिपलेट स्टेट का मतलब है s इक्वल टू 1 स्टेट में है। सही है। s इक्वल टू 1 में क्या होता है, सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है स्पिन वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक वाला। सिमेट्रिक वाला क्या होता है, एफ ऑफ थीटा प्लस एफ ऑफ पाई माइनस थीटा के मोड का स्क्वायर ओवर। अच्छा अगर बोलता कि अनपोलराइज स्टेट में तो क्या होता भाई, अब तो दोनों होंगे, डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा अनपोलराइज के लिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिमेट्रिक डी सिग्मा एस ओवर डी ओमेगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटी सिमेट्रिक डी सिग्मा एंटी सिमेट्रिक वाला। अब दो चीज़ निकालनी है, अगर ये पता हो तो काम हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिमेट्रिक कितना हो जाना है भाई, यहाँ पे देखो s इक्वल टू 0 केस है सिंगलेट, तो यहाँ पे जस्ट वेव फंक्शन है 1 ही। s इक्वल टू 1 है ट्रिपलेट, 3 वेव फंक्शन है, टोटल कितना हुआ 1 प्लस 3 4। ये आपका सिमेट्रिक है, नहीं सॉरी एंटी सिमेट्रिक है, और ये सिमेट्रिक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिमेट्रिक कितना हुआ 3/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटी सिमेट्रिक कितना हुआ 1/4। तो यहाँ पर 3/4 हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, ओवर एंड आउट। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन स्कैटरिंग में भी यही होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग में तो कर ही दिया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग में भी यही होगा। एंड नाउ स्कैटरिंग इज ओवर। और अब बचे क्वेश्चन, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। अब देखना मैं करीबन 15-20 क्वेश्चन उड़ाऊंगा और मैक्सिमम को ट्रिक से। ठीक है, चलो मूव करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और आज के लेक्चर सबसे इम्पोर्टेंट वाला लेक्चर है ये। आप एक बार अगर कुछ चीज़ें अनक्लियर हैं तो अच्छे से देख लें। फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन कंक्लूड और कर देता हूँ कि आप आज आपने क्या पढ़ा, आपको क्या यहाँ से निकाल के लेके आना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स टाइप बनाना हो तो 2 चीज़ रखनी है। देखो फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन पढ़ा आपने सीधा, ये तो आपके स्पिन वाला तो आपको याद हो ही गया होगा आई थिंक यार। ठीक है, एक तो ये याद रखना है, और पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड के जो फॉर्मूले हैं वो याद रखने हैं। और बोर्न अप्रोक्सीमेशन से अभी लिख देता हूँ क्या याद रखना है। एक तो है कि सेंट्रल पोटेंशियल में, सेंट्रल पोटेंशियल के केस में आपका स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ थीटा फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है -2 म्यू ओवर एच कट स्क्वायर क्यू 0 टू इन्फिनिटी आर वी ऑफ आर साइन क्यू ऑफ आर डी आर। ठीक है, जो भी पोटेंशियल होगा उसको यहाँ डालो और इंटीग्रेशन सोल्व करो। एक ट्रिक बताइए, वो ट्रिक जरूर याद रहनी चाहिए, वापस नहीं लिखूंगा। और अगर जनरल पोटेंशियल होता तो कैसे काम करना होता है, जनरल पोटेंशियल है तो, जनरल पोटेंशियल है तो कैसे आपको लिखना है। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड क्या होगा उस केस में, ये होता है -μ ओवर 2 पाई एच कट स्क्वायर, और तीनों इंटीग्रेशन है यहाँ पे e की पावर आयोटा q डॉट आर प्राइम भी कर दो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, v ऑफ r प्राइम वेक्टर और d क्यूब r प्राइम। उस टाइम आपको ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है। ये ऑब्वियसली ट्रिपल इंटीग्रेशन है क्योंकि d क्यूब आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, शायद मैंने कुछ मिस नहीं किया, हाँ यही है शायद, देख लेना आप, मैच करा लेना। और बाकी जो भी पार्शियल वेव के फॉर्मूले हैं वो याद रखने हैं, और ये
जो लास्ट में स्पिन वाला पार्ट है वो याद रखना है। दिस इज़ टुडेज लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मिलते हैं, बाय बाय।